दुनिया पर कोरोना की मार। कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को लगा एक बड़ा झटका। 40 साल में जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट। क्या बेरोजगारी अभी और बढ़ेगी? क्या गरीब और गरीब होने वाले हैं? क्या आपकी आमदनी और घटने वाली है? गिरती जीडीपी का आपकी जिंदगी पर असर। किसी भी देश का जीडीपी ज्यादा है मतलब उस देश में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो विदेशी कंपनियां उस देश में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उस देश में उत्पादन ज्यादा है, जमीन अच्छा है और देश भी अच्छा है। जीडीपी रेट का गिरने का मतलब है उस देश की अर्थव्यवस्था भी गिर रही है। इसका बुरा असर लोगों के काम धंधों पर और रोजगार पर भी पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन एक मजाक की बात नहीं है, ये देश के लिए अच्छी चीज भी नहीं है। आज के इस वीडियो में देश की एक महत्वपूर्ण समस्या लगातार गिरती हुई जीडीपी के ऊपर रोशनी डालते हैं। चलिए जानते हैं। एक राजनीतिक सीमा या एक देश में निर्धारित समय में उत्पादित सारी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी को समझने के लिए मैंने जो इसमें 4 बातें बताई हैं उसको समझना अत्यावश्यक है। नंबर 1 है राजनीतिक सीमा, नंबर 2 निर्धारित समय, नंबर 3 वस्तु या सेवा, नंबर 4 अंतिम मूल्य। इन चारों चीजों को हम कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए आपको एक अपार्टमेंट खरीदना है, तो आप बिल्डर के पास जाएंगे और बिल्डर आपको उस अपार्टमेंट का एक निर्धारित कॉस्ट आपको बताएगा। लेकिन एक अपार्टमेंट को बनाने के लिए सीमेंट लगा है, ईंटें लगे हैं, लकड़ियां लगा है, ऐसे बहुत सारी चीजें लगा है और हर एक चीज का एक निर्धारित मूल्य है। लेकिन बिल्डर जब आपको अपार्टमेंट का कॉस्ट बताएगा, वो ऐसे नहीं बताएगा कि ईंटे का खर्च है 10 लाख, सीमेंट का खर्च है 5 लाख, लकड़ी का खर्च है 50 लाख और घर का मूल्य है 1 करोड़। आप बोलेंगे मैं तुमको 90 लाख दूंगा, तो बिल्डर ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं घर से ईंटा निकाल के दे देता हूँ क्योंकि ईंटे का कॉस्ट है 10 लाख। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए समोसे का। आप जब समोसा खाने दुकान के पास जाते हैं तो दुकान वाला आपको एक समोसे का दाम 5 रुपया बोलता है या 10 रुपया बोलता है। तो समोसा बनाने के लिए उसने बेसन भी लिया है, तेल भी लिया है, आलू भी लिया है, प्याज भी लिया है। सपोज तेल का मूल्य है 2 रुपया, तो आप समोसे वाले को बोलेंगे ठीक है मैं तुम्हें 8 रुपया देता हूँ और मेरे समोसे में से तेल निकाल दो। या आप बोलेंगे बेसन का मूल्य उसने रखा है 5 रुपया, तो आप बोलेंगे समोसे में से बेसन निकाल दो और मैं तुम्हें देता हूँ 5 रुपया। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। आपको समोसा खाना है मतलब उसके अंतिम मूल्य को आपको देना है। हर एक चीज का सेपरेट मूल्य आपको नहीं देना है। अभी देखते हैं वस्तु और सेवा क्या है। आप जब दुकान में ड्रेस खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को पैसा देते हैं और वो आपको ड्रेस देता है। आप कोई रेस्टोरेंट को गए हैं, वहाँ पे पैसा दिया और दुकानदार ने आपको खाने को कुछ दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल में आपको ऐसा कुछ मिला जिसको कि आप देख सकते हैं, मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस है, तो इसको वस्तु बोला जाता है। लेकिन आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं और वहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उस शिक्षा को आप देख नहीं पाते हैं लेकिन उस शिक्षा को आप ग्रहण करते हैं, तो ये एक सर्विस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस है जैसे बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। तो वस्तु है जिसको कि आप देख सकते हैं और उसके लिए आप कुछ देते हैं, और सर्विस के लिए भी आप कुछ पेमेंट करते हैं लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हैं। निर्धारित समय का मतलब है कि मान लीजिए 2019 और 2020 का जीडीपी का रेट क्या है, तो ये हो गया एक निर्धारित समय। हर देश में हर साल जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, लेकिन भारत में हर 3 महीने में जीडीपी का गिनती होता है। राजनीतिक सीमा को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एयर इंडिया का एक विमान भारत से दुबई को गया, तो ये भारत का विमान है, दुबई को गया है, लेकिन इस विमान से
जो भी इनकम या इससे जो भी एक्सपेंडिचर होंगे ये सारा भारत के राजनीतिक सीमा को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भारत का ही विमान है। ऐसे ही भारत का एक एम्बेसी दूसरे किसी देश में है तो वहाँ दूसरे देश के लोग भारत को आने के लिए वीजा बनाएंगे, तो वहाँ पे जो भी इनकम होगा वो भारत का होगा, वो उस देश का नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं एक राजनीतिक सीमा। साइमन कज़नेट ने 1934 साल में सबसे पहले जीडीपी का आधुनिक अवधारणा को पेश किया। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ और जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण जरिया बना। उसके बाद से हमारे देश में भी जीडीपी की गणना करना शुरू हुआ। पहले क्या होता था, देश और विदेश में रहने वाले सारे लोगों के आयों को जोड़ा जाता था और उससे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कैलकुलेट किया जाता था। ये जीएनपी जीडीपी से अलग है। जीएनपी के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 किताब में जीडीपी को मापने का अंतरराष्ट्रीय मानक तय किया गया है, जिसको कि SNA 93 कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, यूरोपियन संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसको तैयार किया है। आगे बढ़ने से पहले जीडीपी के टाइप के बारे में थोड़ा रोशनी डाल देते हैं। जीडीपी दो तरह का है। नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी, नंबर 2 रियल जीडीपी। अगर जीडीपी करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। बेस ईयर के ऊपर अगर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो उसे रियल जीडीपी कहा जाता है। सेंट्रल स्टेट्स ऑफिस CSO ये बेस ईयर फिक्स करते हैं। इंडिया का अभी का बेस ईयर है 2011-12। हर कुछ ही सालों में ये बेस ईयर चेंज होता रहता है। रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच जो अंतर है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने बेस ईयर को 2010 लिया है। कोई भी एक आइटम का प्राइस आप ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं सीमेंट का प्राइस। 2010 में फॉर एग्जाम्पल एक बोरी सीमेंट का प्राइस था 200 रुपए। कुल उत्पादन हुआ था 10 बोरी सीमेंट। 2011 में 9 बोरी सीमेंट और 2020 में 5 बोरी सीमेंट। 2010 में 10 बोरी सीमेंट का प्राइस था 2000 रुपया। 2011 में 9 बोरी सीमेंट का प्राइस हो जाएगा 1800 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ बेस ईयर 2010 लिया है तो सीमेंट का प्राइस जो 200 रुपया था उसी को लेना पड़ेगा। 2020 में 5 बोरी सीमेंट का प्राइस हो गया 1000 रुपया। तो ये आपने रियल जीडीपी का टेबल देखा जिसमें कि हमारा उत्पादन घट रहा है और उसके हिसाब से प्राइस भी घट रहा है। तो ये रियल जीडीपी का टेबल है। इस टेबल को देखिए, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो करंट प्राइस के ऊपर किया जाएगा। तो 2010 में एक बोरी सीमेंट का प्राइस था 200 रुपया और कुल उत्पादन हुआ था 10 बोरी सीमेंट। 2011 में 9 बोरी सीमेंट का उत्पादन हुआ था। 2020 में 7 बोरी सीमेंट का उत्पादन हुआ था। लेकिन 2010 में एक बोरी सीमेंट का प्राइस था 200 रुपया। 2011 में वो बढ़कर हो गया 300 रुपया और 2020 में वो बढ़कर हो गया 500 रुपया। तो 2010 में कुल जीडीपी होगा 2000 रुपया, 2011 में 2700 रुपया, 2020 में 3500 रुपया। यहाँ पे आमदनी कम हो रही है लेकिन फिर भी दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ महंगाई ही बढ़ रही है। इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, दिखता है कि जीडीपी का रेट बढ़ रहा है लेकिन वो एक्चुअली में नहीं बढ़ता है। जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है। जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं?
इससे हमें महंगाई का पता चलता है। जीडीपी जो कि करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, माने नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी जो कि बेस ईयर के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, माने रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो जब निकलता है तब जीडीपी डिफ्लेटर पता चलता है। जब जीडीपी 100 होता है उसका मतलब है ये जीडीपी बेस ईयर का है, क्योंकि बेस ईयर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों ही सेम रहता है। और अगर महंगाई भी किसी देश में नहीं बढ़ा है तो भी जीडीपी 100 रहता है। जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं एक्चुअल में वो उसका रियल कॉस्ट नहीं होता है। तो प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, आइए जानते हैं। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है उसमें टैक्स रहता है और बहुत सारे प्रोडक्ट में सब्सिडी रहता है। तो अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट जानना है, उसको फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, यहाँ पे हमने उसको एफसी लिया है। रियल कॉस्ट जानने के लिए आप मार्केट प्राइस जो कि एमपी लिया गया है, यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस जो टैक्स देते हैं और प्लस सब्सिडी आप देते हैं। टैक्स आपके रियल कॉस्ट को बढ़ा देता है, सब्सिडी आपके रियल कॉस्ट को घटा देता है। इसीलिए हमने जो मार्केट प्राइस है, जो टैक्स बढ़ा हुआ है उसको माइनस कर दिया और जो सब्सिडी जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को घटा रहा है उसको ऐड कर दिया। इससे हमें एक प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट पता चल जाएगा। आइए जानते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता के बारे में। परचेजिंग पावर पैरिटी लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि गांव में एक बंदा है जिसका सैलरी है 5,000 रुपए और शहर में एक बंदा नौकरी कर रहा है जिसका भी सैलरी भी 5,000 रुपया ही है। गांव में जो बंदा है उसने एक ड्यूप्लेक्स का मकान रेंट में लिया है जिसका रेंट है 2,000 रुपए। लेकिन वैसा ही ड्यूप्लेक्स अगर शहर में उस बंदे को रेंट में लेना है तो उसका प्राइस बढ़ के 20,000 हो जाता है। तो जिसका सैलरी शहर में 5,000 रुपया है वो एक छोटी सी खोली में रहता है। दोनों का सैलरी यहाँ पे सेम है 5,000 रुपया, लेकिन दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। इंडिया में अगर किसी को 1 लाख सैलरी मिल रहा है, उसी 1 लाख को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो लगभग 1363 डॉलर आएगा। इंडिया में अगर एक बंदे को 1 लाख रुपया मिल रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जितना अच्छा होगा, यूएस में एक बंदे को उतना ही सैलरी मिल रहा है लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड वहां पे कम होगा। इसी के ऊपर बेस करके पीपीपी कैलकुलेट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक हर एक देश के लिए एक एवरेज पीपीपी सेट करता है। इंडिया का पीपीपी वैल्यू है 17। एक देश के करेंसी में एक प्रोडक्ट का कॉस्ट और उसको एक दूसरे देश के करेंसी में उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पीपीपी वैल्यू आ जाएगा। ये चार्ट देखिए, ये 2019 का है। इसमें आप देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी के अनुसार 2019 में भारत का रैंक था विश्व भर में 5वां रैंक और पीपीपी के हिसाब से दुनिया भर में भारत का रैंक था 3rd रैंक 2019 में। जिस जीडीपी के बारे में हम अब तक चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप जो सी देख रहे हैं वो है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हम और आप हर दिन जो खर्चा करते हैं, हर दिन जो खरीदते हैं दुकान से, उसके लिए हम जो पैसा एक्सपेंस करते हैं उसको कहा जाता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई माने इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा बिजनेस इक्विपमेंट खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मशीन अगर आप खरीदते हैं फैक्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं कंपनी के लिए, तो ये सब जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तीसरा है गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्ट करता है, कोई भी वस्तु या सेवा में गवर्नमेंट अपना जो योगदान देता है।
जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है या आर्मी में जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है, ये सब आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर में। चौथा है नेट एक्सपोर्ट, मतलब हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है और जितना इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम जब करते हैं वो आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। भारत के जीडीपी में प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 56.4% का योगदान देते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट 32% का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 11% का और नेट एक्सपोर्ट बहुत ही माइनर योगदान देते हैं। तो ये जो C+I है, ये दोनों ही मिला के 88.4% का योगदान देते हैं हमारे देश के जीडीपी के लिए। उदाहरण के तौर पे हम एक छोटी संख्या लेंगे। मान लीजिए प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 5000, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 3000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 1000 और नेट एक्सपोर्ट है 900 रुपए। जीडीपी होगा C+I+G+NX, तो यहाँ पर ये होगा 9900 रुपए। आगे हम देखेंगे भारत का इस क्वार्टर का जो जीडीपी है उसमें ये CIGNX कितना है। जीडीपी के शुद्ध वैल्यू को एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। एनडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। कुल में जीडीपी आया हमारा 9900 रुपया, उसमें से मान लीजिए डिप्रिशिएशन सपोज है 900 रुपया का, एनडीपी आ जाएगा 9000 रुपया। जो डिप्रिशिएशन होता है, अगर कोई भी माल डैमेज होता है या कुछ होता है, उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं और उसको वो डिप्रिशिएशन में डाल के उसको माइनस कर देते हैं। जीडीपी के शुद्ध वैल्यू को एनडीपी कहा जाता है। मैंने इस वीडियो में पहले आपको बताया था कि हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल इनकम के नाम से अभी जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय माने देश के टोटल घरेलू उत्पाद और जो लोग देश के बाहर रहते हैं उन लोगों के कुल रोजगार को मिला के जीएनपी या जीएनआई कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम ओवरसीज माइनस नेट इनकम ओवरफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए पहले जीडीपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीडीपी है फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपया। भारत से बाहर जो लोग हैं उनका कुल आय फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया, और भारत में जो फॉरेन कंट्रीज का जो कंपनी है उनका जो इनकम है वो है 500 रुपया। तो अभी जीएनपी कितना हुआ? 2500 रुपया। जीएनपी के शुद्ध वैल्यू को नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी कहा जाता है। इसको आप जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन करेंगे तो इसका मूल्य मिल जाएगा। एनएनपी का फैक्टर कॉस्ट माने रियल कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना रहता है उसका कॉस्ट भी उतना ही रहता है। और एनएनपी का मार्केट प्राइस के लिए आपको एनएनपी का फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी करने से आपको एनएनपी का मार्केट कॉस्ट मिल जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ ने पहले क्वार्टर का जीडीपी अगस्त 31, 2020 को जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं G7 नेशन का अप्रैल टू जून के क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा। भारत का यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जीडीपी सबसे ज्यादा कम हुआ है -23.9%, ब्रिटेन का -20.4%, फ्रांस का -13.8%, इटली -12.4%, कनाडा -12%, जर्मनी -10.1%, यूएसए -9.5%, जापान -7.6%। सिर्फ चाइना एक देश है जिसका जीडीपी प्लस में है 3.2%।
चलिए भारत की इस गिरती हुई जीडीपी पर विस्तार में नजर डालते हैं। इस आंकड़े से आपको क्लियरली ये पता चल रहा होगा कि भारत की आर्थिक स्थिति का हर ओर से बंटाधार हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर ही ऐसा एक सेक्टर है जो कि पॉजिटिव में है और बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में है। इस टेबल को गौर से देखिए, इसमें सारे नेगेटिव में है, लेकिन जो ज्यादा नुकसान में है वो है कंजप्शन ऑफ स्टील -56.8% जो कि पिछले साल 5.0% था। व्हीकल सेल्स -84.8% जो कि पिछले साल -9.5 था। कार्गो हैंडल एट एयरपोर्ट्स -57.2% जो कि पिछले साल भी माइनस में था, -6.5। पैसेंजर्स हैंडल्ड एट एयरपोर्ट्स -94.1% जो कि पिछले साल -0.6 पर था। आगे हम देखेंगे भारत का इस क्वार्टर का जो जीडीपी है उसमें CIGNX कितना है। इससे आपको पता चलता होगा कि जीडीपी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है भारत का। तो इसीलिए प्रति भारतवासी को ये गिरती हुई जीडीपी के रीजन के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। आइए चर्चा करते हैं इसके हर एक रीजन के ऊपर। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से इकोनॉमी गिरना शुरू हो गया। हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि हर दिन कैश में लेना देना करते हैं, रातों रात नोटबंदी के कारण उनका बिजनेस ठप हो गया। वो 5-6 महीने तक अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाए। बहुत सारे बिजनेस क्लोज भी हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीडीपी गिरने का, क्योंकि ये एमएसएमई बहुत बड़ा योगदान देते हैं हमारे देश के जीडीपी में। नोटबंदी से कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 60% गिर गया। नोटबंदी एक बहुत बड़ा फेलियर था और ये जीडीपी गिरने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। नोटबंदी से थोड़ा सुधरे थे कि जीएसटी आके उनका कमर तोड़ दिया। थ्योरेटिकली जीएसटी एक अच्छी चीज है जो कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन इसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरह से हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया कि लोगों के हिसाब से अपने पत्नी के दिमाग को पढ़ना जितना मुश्किल है, जीएसटी को समझना भी उतना ही मुश्किल है। जब भी इंजन का एक नया वर्जन आता है तो उसमें पिछले वर्जन के मुकाबले धुआं कम रहता है। तो BS6 में BS4 के मुकाबले धुआं कम है, जैसे कि BS3 के मुकाबले BS4 में धुआं कम है। ये एक अच्छी चीज है कि धुएं को कम करने के लिए हम इंजन के नए नए वर्जन बना रहे हैं, क्योंकि जब लोगों ने सुना था कि BS6 आएगा तब BS4 चल रहा था, तो लोगों ने गाड़ी खरीदना बंद कर दिया कि नहीं, अभी तो हम BS6 ही खरीदेंगे। बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी में गाड़ियां वैसे ही खड़ी की खड़ी रह गई। उसके बाद सरकार ने फिर से घोषणा कर दी हम अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी लाएंगे, तो लोगों ने पूरा गाड़ी खरीदना ही छोड़ दिया, ये सोच के कि हम तो अभी पेट्रोल डीजल गाड़ी छोड़ के डायरेक्ट हम खरीदेंगे इलेक्ट्रिकल गाड़ी। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर हुआ और ये हमारे जीडीपी को गिराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भैया, जब भी आपको कुछ नया चीज लाना है आप अचानक से लाइए ना, क्यों? इससे बहुत समय पहले आप इसका हल्ला कर देते हैं और उसके लिए जो कि चलती इंडस्ट्रियां हैं उनका बिजनेस ठप हो जाता है और जो कि देश के आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देता है। सरकार जो ये कोरोना कर रही है कि कोरोना के वजह से जीडीपी कम हो गया है, हाँ कोरोना एक रीजन है, लेकिन कोरोना से पहले भी हमारे देश का जीडीपी लगातार गिर रहा था। ये आंकड़े देखिए, अप्रैल 2019 में ये 7.2 था, जून में ये गिर के हो गया 7, अगस्त में 6.9, अक्टूबर में 6.1 और दिसंबर में ये गिर के 5 हो गया। तो ऑलरेडी 7.2 से 5%, लगभग 2% एक साल में ये गिर चुका था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पिछले 8 साल के मुकाबले सबसे कम था, 85.7%, नवंबर 2019 का डेटा है। बिजनेस सेंटिमेंट
लगातार कम होते जा रहे थे। आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार 2008 से ये सबसे ज्यादा कम था बिजनेस सेंटिमेंट। इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट भी कम ही होता जा रहा है। सारी चीजें जो हो रहे हैं ये सब हमारे जीडीपी को इफेक्ट कर रहा है। हमारा बजट जो हर साल कुछ नया नया चीज लाता है, जो 2019 का बजट था वो इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केटर किसी को भी ये पसंद नहीं आया था। इसके बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर गया था और फॉरेनर्स जो पैसा भारत में इन्वेस्ट किए थे उसमें से लगभग 22.5 बिलियन रुपीस वो वापस ले लिए थे इसी बजट के वजह से। तो भाई अगर बजट बना ही रहे हो तो सोच समझ के, सबके बारे में सोच के, देश के प्रगति के बारे में सोच के, आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोच के एक अच्छा बजट लाओ ताकि हमारा देश आगे बढ़ पाए, ना कि जितना था उससे बहुत पीछे चला जाए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है भारत के प्रगति के रास्ते में। पहले भी हमारे देश में बेरोजगारी थी, लेकिन अभी का जो हालत है ये 45 सालों से ज्यादा बुरी हालत में है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास है उनको ठीक से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, नौकरी छूट जाने का डर है उनके पास। बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नया सोचना होगा, रोजगार पैदा करना होगा ताकि हमारे नौजवान काम कर सके और हमारा भारत आगे बढ़ सके। लेकिन भाई सरकार को कौन समझाएगा? कहते कहते लोग थक गए कि बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, हमें नौकरी दो, लेकिन पता नहीं वो अपने कान में क्या घुसा के रखे हैं कि उनके पास ये बात पहुंच ही नहीं रही। जीडीपी तो अभी इतना गिर गई है, अभी तो जाग जाओ और बेरोजगारी हटाओ। बैंक में स्कैम और फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। इस चार्ट को देखिए, ये आरबीआई का रिकॉर्ड है। आपको इससे पता चलेगा कि कैसे ये स्कैम और फ्रॉड का जो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस हो रहा है हर साल, ये पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। 2020 में ये फ्रॉड डबल से भी ज्यादा होके 1.85 ट्रिलियन हो गया है। नोटबंदी डिक्लेयर हो गया, हम सारे काले धन को भारत से बाहर निकाल देंगे, जितने लोगों के काले धन है उसके लिए ये नोटबंदी किया गया है। पता नहीं क्या क्या न्यूज आते रहते थे तभी। लेकिन हर साल ये फेक करेंसी का रिकॉर्ड भी हम तोड़ ही रहे हैं। जो पिछले साल जो नंबर था फेक करेंसी का, इस साल वो उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। 2018 में 500 रुपए का जो फेक नोट मिला था वो था 9,800। 2019 में वो बढ़ के हो गया 21,800। नोटबंदी से किसी का भला तो नहीं हुआ, एमएसएमई बहुत सारे बंद हो गए, जीडीपी कम हो गया, काला धन कुछ मिला नहीं, ये फेक करेंसी बढ़ता ही जा रहा है। इतना सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे सरकार में स्थान पाए, क्योंकि उन लोगों को ये पता होगा कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और उनको काम करने की आज़ादी भी देनी होगी। ऐसा नहीं था कि हमारे सरकार में पहले ऐसे इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे लोगों की कमी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वो जितने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए। रघुराम राजन जी जो कि जुलाई 2016 में रिजाइन कर दिए। अगस्त 2017 में एनआईटी आयोग के वीसी ने रिजाइन किया। 2018 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी ने रिजाइन किया। दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी ने रिजाइन किया। जून 2019 में आरबीआई डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य जी ने रिजाइन किया। जन 2019 में इंडिपेंडेंट मेंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने रिजाइन किया। एक के बाद एक ये सारे समझदार इकोनॉमिस्ट ने रिजाइन करके सरकार को छोड़ दिए। अभी ये बेहद जरूरी है कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग सरकार में रहें और वो लोग उचित डिसीजन ले कि इस हालत में क्या करना चाहिए, जिसके वजह से कि हम अपनी जीडीपी को आगे बढ़ा पाए और भारत को एक अच्छी अवस्था में ला पाए। और ये अंतिम रीजन जो है कोरोना, मेरे लिए मैं इसको अंतिम रीजन बोल रही हूँ
क्योंकि कोरोना से पहले भी भारत का जीडीपी कुछ ऐसा नहीं कि बढ़ रहा था, ये कम ही हो रहा था। हाँ, कोरोना एक रीज़न है हमारे जीडीपी को गिराने का, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न नहीं है कि जीडीपी गिर जाए। जब कोरोना शुरू हुआ तब हमने नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए। जब हमारे देश में शुरू भी नहीं हुआ था कोरोना, बाहर ही था, तब हमने सोचा नहीं कि इसको कैसे कम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को हमने बंद नहीं किया तभी कुछ दिनों के लिए। वहाँ पे अगर हमने कुछ प्रिकॉशन ले लिए होते और स्ट्रिक्ट फॉलो करते तो वो भारत के अंदर नहीं आता और हमारा जीडीपी इतना गिरता भी नहीं। ये बहुत कम था तो सारे और हमने लॉकडाउन कर दिया, ये बंद वो बंद सब बंद कर दिया। कहाँ पे एक्चुअली बंद करना था, कहाँ पे नहीं करना था, ये हमने नहीं सोचा, सब कुछ बंद कर दिया। और जब देखा कि लोगों का रोजगार कम हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, चलो खोल दिया तो सब खोल दो, बंद कर दिया तो सब बंद कर दिया। पता नहीं है कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कोरोना का वैक्सीन आ गया और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा जीडीपी पूरा ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीडीपी अभी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो कल को ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मे बी -10.0। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमने कुछ अच्छा कर लिया, हम फिर भी माइनस में ही रहेंगे। हमको अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और ये बेहद ज़रूरी है। ये जीडीपी का कम होना देश के लिए एक गंभीर समस्या है। पहले तो सरकार में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समझदार लोगों को जगह देना होगा और इन्हें काम करने की इंडिपेंडेंस भी देनी होगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स सोच सकते हैं कि इस हालत में हमें क्या क्या स्टेप्स लेना होगा जिससे कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब में कभी ना कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहता है, नहीं तो इंडिया पाक का चलता रहता है। ऐसे ही बेफिजूल के बातें वायरल होती जा रही है और अभी जो पूरा ट्रेंड में है और वायरल होता जा रहा है वो है रिया से जुड़ी खबरें। तो जब भी कोई इकोनॉमी की बात करता है, देश के प्रगति के बारे में बात करना चाहता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन सच कभी नहीं छिपता है, उसको एक ना एक दिन बाहर ही आना है। और अब इस पेंडेमिक के दौर में वो धीरे धीरे सबकी पोल भी खोल रहा है। पहली चीज़ जो हमें करनी है कि हमें अभी और कुछ भी नहीं करना है। ये हिंदू मुस्लिम, इंडो पाक, ये वो, ये सब चीज़ों से अपने दिमाग को हटा के सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है कि हम कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। अभी हमें इकोनॉमिक निर्माण करना है और मैं सारे देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप अभी न्यूज़ देखना ही चाहते हैं तो देश के बारे में ज़रूर देखिए, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में देखिए, आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारना है उसके बारे में सोचिए, लेकिन रिया के बारे में थोड़ा कम न्यूज़ देखिए, क्योंकि अभी का ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही गंभीर है और ये बुरी तरीके से हमको लगने वाली है। अभी तो सिर्फ माइग्रेंट्स रोड पे आए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा देश सड़क पे आ जाएगा। अभी आपको अपने फिनांस को बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बेकार की न्यूज़ को मत बनाओ तुम ब्रेकिंग न्यूज़, बेकार की न्यूज़ को तुम मत बनाओ ब्रेकिंग न्यूज़। रिया को छोड़ो, जीडीपी को पकड़ो, बेरोजगारी हटाओ, देश को सुधारो, गरीबी हटाओ, देश को बचाओ। मैंने इस वीडियो में सिर्फ अपना मत रखा है दोस्तों कि मुझे लगता है कि जीडीपी गिरने का रीजंस ये हैं, सॉल्यूशंस ऐसा हो सकता है। और अगर आपके पास कुछ बेहतर सॉल्यूशंस है तो कमेंट में ज़रूर लिखें इसके बारे में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारे देश के सारे लोगों के पास पहुंच पाए, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छे से अवगत हो पाए और जीडीपी का जो बेसिक नॉलेज मैंने दिया है उसको भी जान पाए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह का वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मुझे patreon.com में सपोर्ट करें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते रहें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं और MS स्टेप्स चैनल को देखना
और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। टेक केयर, बाय।